हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये घटना चक्र बुक के बारे में, जो बीपीएससी का इसमें सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न दिया गया है। और इसमें जो अभी आपका 67वां जो बीपीएससी हुआ है, जो आपका 8 मई 2022 को हुआ था, जो एग्ज़ाम आपका रद्द हो गया, उसका भी इसमें क्वेश्चन पेपर शामिल किया गया है। तो अभी तक का जितना भी बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड है और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले इसको देख लीजिए, आप बिल्कुल सेफ साइड में रहिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये बीपीएससी के साथ साथ बिहार सचिवालय के भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तभी भी आप देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें जो हम लोग करेंगे, ये आज का जो प्रश्न जो भी होगा, ये प्राचीन इतिहास का जितना भी प्रश्न इसमें पूछा गया है, 126 प्रश्न है इसमें। कितना है तो 126 आपका प्राचीन इतिहास से इसमें प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के अभी तक जितना भी प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उस सभी में। तो ये सभी प्रश्न हम इसी वीडियो में देख करके प्राचीन इतिहास खत्म कर देंगे। अगले वीडियो में जो आपका मध्यकालीन आएगा, फिर जो अगला बच जाएगा उसमें आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो आ जाएगा। मतलब 3 वीडियो में पूरा इतिहास कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए आज का पहला जो प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ से, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से। क्या प्राप्त हुआ है, तो पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो कैल्कोलिथिक युग के नाम से किसको जाना जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। किसको, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का सामान्य जो रंग होता था उसमें मतलब किस कलर का होता है। जो हड़प्पा काल था ना, उसमें मिट्टी के बर्तन बनता था, उसको कलर किया जाता था। तो कौन से कलर से कलर किया जाता था, तो उसका कलर जो होता था ये लाल होता था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता जो पड़ता है ये आपका आधे ऐतिहासिक युग में पड़ता है। आधे ऐतिहासिक का मतलब ये हुआ कि इसमें लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उसी युग को हम क्या बोलते हैं, तो आधे ऐतिहासिक युग बोलते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता को दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 5 नंबर है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बना हुआ था वो ईंटों के बना हुआ था, पक्की ईंटों का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पकी हुई ईंटों से बनी वहाँ पे इमारत था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था। तो हड़प्पा का जो बंदरगाह था ये आपका लोथल था, और ये लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो जो गुजरात में अभी तो आपको बताया कि लोथल जो है ये एक बंदरगाह था हड़प्पाकालीन के समय में, और ये कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 8 नंबर, कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ है ये आपका बनावली से मिला है। कहाँ से, बनावली से मिला है, और ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, और यहाँ पे धौलावीरा जो ये आपका गुजरात में पड़ता है, और लोथल भी गुजरात में पड़ता है, जबकि बनावली जहाँ से टेराकोटा के हल मिला है ये आपका कहाँ पे, तो हरियाणा में पड़ता है। ये सभी बातों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेत के निशान मिले। तो जोते हुए जो खेत का निशान मिला ये आपका कालीबंगा से मिला है, और ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, जबकि आपका धौलावीरा और लोथल गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। यहाँ पे इस बात को आपको देखना है, कह रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। B.A. स्मिथ जो थे एक इतिहासकार थे, इससे संबंधित ये नहीं थे। जबकि आपका R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित और आपका M.S. वत्स जो थे ये सब हड़प्पाकालीन से संबंधित
थे। ठीक है, हड़प्पाकालीन और मोहनजोदड़ो से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बोगाज कुई का महत्व इसलिए है, किस लिए है बोगाज कुई का महत्व? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या मिला है कि यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है। मतलब बोगाज कुई से जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो जैसे कि आपका वैदिक देवी एवं देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का जो युद्ध था ये किस नदी पे? तो परोसनी नदी पे लड़ा गया था। कौन से नदी पे? परोसनी नदी पे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन 13 नंबर है। कह रहा है कि ऋग्वेद क्या कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम का जो समर्पित है ये 9वां मंडल है और ये गाना से संबंधित है। ठीक है, गाना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल जो समर्पित है किसको समर्पित है? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवताओं को समर्पित है। ठीक है, किसको? मतलब ये सोम जो होता था एक पीने वाला रस भी होता था। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मतलब सोम जो वहाँ पे हम बता दिए कि गाना से नहीं, साम वेद है वो गाना से संबंधित है। मिस्टेक हो गया, उस लाइन को आप सब मतलब थोड़ा सही कर लीजिए। देखिए मैं बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे जो सोम था ना ये मतलब सोम को समर्पित है, ये 9वां मंडल समर्पित है। और यहाँ पे देखिए इसमें जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ऋग्वेद सहित 9वें मंडल जो मतलब समर्पित है किसको है? तो ये आपका सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता से संबंधित है। ठीक है, जो आपका साम वेद है ये है गाना से समर्पित। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको आप सही कर लीजिए। देखिए अगला जो आपका 15 नंबर है ये क्या कर रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में मिलता है। इसका जो उल्लेख है कहाँ पे? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के बारे में कहाँ पे? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 16 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वैशेषिक हो जाएगा। कौन से? वैशेषिक दर्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है और देखिए ये कई बार 3 बार एग्जाम में पूछा गया। क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी के जन्म जो हुआ था ये कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। और कब? तब 540 BC में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मान्य है जो क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है ये 540 यानी क्या रहता है कि 540 BC ही ये मान्य होता है। हालाँकि अलग अलग जगह पर थोड़ा सा वेरिएशन भी आपको मिलेगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 18 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि महावीर की मृत्यु महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? तो इनका मृत्यु जो हुआ था ये पावापुरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु जो हुआ था ये पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य था ये आपका जमाली थे और इनके ये मतलब दामाद थे। भगवान महावीर के ये दामाद थे जमाली और प्रथम शिष्य भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे जो पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है ये आपका 14 पूर्व है। कौन सा है? तो 14 पूर्व है, ये सबसे पूर्वकालिक है मतलब सबसे पुराना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 21 नंबर प्रश्न है। दोस्तों देखिए इसको आप बुक से खुद भी पढ़ सकते हैं लेकिन अगर आप देखते भी है सुनते भी है तो ऐसे में आपको ज़्यादा मतलब याद रहेगा एग्जाम तक। समझते बात तो तो एक बार अगर वीडियो के थ्रू देखते हैं तो आपको कम से कम 1.5 गुना बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा जो आप खुद बुक को पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप सुनते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं लेकिन आप पढ़ते हैं तो सिर्फ उसको आप देखते हैं मतलब पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कान में भी आवाज़ सुनाई दे रहा है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी सुनाई दे रहा है, तो इस सबसे आपको बेनिफिट एग्जाम में मिलता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिए थे? तो ये पहला जो दिए थे कहाँ पे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे? सारनाथ में दिए थे। जबकि इनका जन्म जो हुआ था यानी कि बुद्ध को ये लुम्बिनी में हुआ था और ये कहाँ पड़ता है? तो ये नेपाल में पड़ता है। और प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो ये सब हम आपको आगे बताएंगे। प्रथम जो दिए थे आपका राजगिरी में दिए थे। अगला देखिए, अगला आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मतलब इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका
23 नंबर क्या कह रहा है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं तो आप क्लियर कर लीजिए। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि आपका त्रिरत्न जो मिलेगा ना, ये दोनों में मिलेगा। त्रि जो आपका रत्न मिलेगा ये आपको जैन में भी मिलेगा और बौद्ध में। जो बौद्ध का त्रिरत्न है ये है आपका बुद्ध, धम्म और संघ है। जबकि जैन का जो त्रिरत्न है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। तो आप तीनों को बातों को कंफर्म करके रखिए। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, सुनिए। त्रिपिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म में है, ठीक है। जो कि आपका 3 गो पिटक कौन कौन है तो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। देखिए जैसे कि त्रिपिटक है, एक तो आपका विनय पिटक हो गया, दूसरा आपका सुत्त पिटक हो गया और तीसरा आपका अभिधम पिटक हो गया। लेकिन यहाँ पे आप इस बात को ध्यान रखिए, जैसे कि त्रिरत्न के बारे में पूछेगा तब बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है ये आपका बुद्ध, धम्म और संघ है। जबकि जैन धर्म का जो त्रिरत्न है ये आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना, इस यहाँ पे कन्फ्यूज कर जाते हैं लोग। और यहाँ पे एक चीज़ आप और याद रखिए, जैसे कि आपका विनय पिटक जो है बुद्ध धर्म का, इसमें क्या है आपका कि संघ के बारे में जो भी नियम कानून है वो दिया गया। उसके बाद सुत्त पिटक जो है इसमें महात्मा बुद्ध के वचन के बारे में दिया गया। जबकि अभिधम पिटक जो है तीसरे नंबर का, इसमें दार्शनिक सिद्धांत के बारे में दिया गया है। तो ये सब आपको याद रखना है। देखिए आपको अगला जो क्वेश्चन आया यहाँ पे क्या कर रहा है कि त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे एस्टिक यानी कि ज्ञान, सच्ची आस्था और एस्टिक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? यही है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। समझिए बातों के। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 25 नंबर, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये देखिए, यानी कि आत्मा का जो दमन है ये दोनों में समान नहीं है। जबकि अहिंसा, मतलब ये दोनों में समान है, दोनों धर्म करते हैं, अहिंसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है? हिंसा नहीं करना चाहिए, मतलब अहिंसा तरीके से रहना चाहिए। उसके बाद वेदों के जो है यानी कि प्रति उदासीनता है दोनों धर्म में, ठीक है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति जो है ये दोनों धर्म है। जबकि आत्मा के यानी कि बौद्ध धर्म के लोग जो है ये आत्मा में विश्वास नहीं करते, जबकि जैन धर्म के लोग जो है ये आत्मा में विश्वास करते हैं। तो यही दोनों धर्म में समान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 26 नंबर है। क्या कह रहा है कि बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी के? मतलब जैसे कि जो जिस समय भगवान महात्मा बुद्ध वहाँ पे मतलब तपस्या किए थे, उसके बाद जो है ये कौन से वृक्ष है, मतलब कितने पीढ़ी का है? तो ये 5वें पीढ़ी का है। कितने पीढ़ी के? 5वें पीढ़ी का है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसके द्वारा जो बराबर की गुफा जो है ये इसका उपयोग जो किया गया था आजीवक के द्वारा किया गया था रहने के लिए। किसके द्वारा? आजीवक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका 28 नंबर। क्या कर रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मौखली गोसाल जो थे ये इस संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मौखली गोसाल इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे जो अजातशत्रु के बेटा थे, ठीक है। और ये उस वंश के थे जिस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें उदयन जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठे थे और अजातशत्रु भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे थे। तो इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि किस यानी कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र किसके द्वारा बसाया गया था? तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 32 नंबर है। क्या कह रहा है कि विश्व का पहला स्वतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व में जो सबसे पहला स्वतंत्र जो राज्य था वो वैशाली था। और ये किसके द्वारा बसाया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा बसाया गया था। और ये जो 16 महाजनपद है उसी में से एक ये भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 33 नंबर। ये कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध के जो प्रारंभिक राजधानी था ये आपका राजगिरी या गिरिव्रज के नाम से भी इसको जानते हैं। जबकि आपका सेकेंड नंबर के पूछे तो ये आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है
34 नंबर कह रहा है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक, इसका नाम था, क्या नाम था, हर्यक नाम था। और अजातशत्रु जो है ये इस हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। जबकि इसकी हत्या किसके द्वारा किया गया, तो इसके पुत्र के द्वारा किया गया, अजातशत्रु के द्वारा। जबकि अजातशत्रु की हत्या फिर कौन कर दिया, उदयन कर दिया। मतलब अपने पिता को हत्या कर करके गद्दी पे बैठते गया, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 35 नंबर, क्या कह रहा है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो इसका जो पहचान किया गया था ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का जो पहचान किया गया था ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 36 नंबर कह रहा है कि ब्राह्मी यानी कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ब्राह्मणी लिपि जो था इसको सर्वप्रथम किसके द्वारा, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कब, तो ये 1837 में जेम्स प्रिंस के द्वारा पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कह रहा मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो मेगस्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका था और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में वर्णन है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना से संबंधित जो पटना के इतिहास के बारे में किस बुक में है, तो ये इंडिका में ही लिखा हुआ है, जो मेगस्थनीज के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 38 नंबर क्या कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो मेगस्थनी जो है ये इंडिका के लेखक है, ठीक है। और इसमें पटना के इतिहास के बारे में वर्णन है। थोड़ा सा इस लाइन को आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन में 30 सदस्य की विभिन्न समिति द्वारा होते थे, जिसकी कुल जो मतलब कितना, तो 6 समिति था और एक समिति में 5 लोग रहते थे। मतलब सभी मिलाकर के 30 लोग थे और 6 समिति था और एक समिति में 5 लोग रहते थे। इसके द्वारा ही मतलब वहाँ का प्रशासन चलता था। ये इंडिका में लिखा गया है, जो मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 39 नंबर का रहा है कि मेगस्थनीज राजदूत थे। किसका, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और मेगस्थनीज के दरबार में आए थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम जो मौर्य सम्राट था ये बृहद्रथ था। देखिए अंतिम जो मौर्य शासक था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके खुद के जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसने कर दिया। और इसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना किया, तो शुंग वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो देखिए रुद्रदामन के बारे में जो मतलब मिलता है किस अभिलेख में, तो जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। किसमें, तो जूनागढ़। सीधे पूछा जाता है कि रुद्रदामन के बारे में किस अभिलेख में मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के बारे में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 42 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो जैन धर्म के प्रति जो सबसे ज़्यादा झुकाव था वो राजा खारवेल का था। किसका था, खारवेल का था। चलिए, और किस वंश के था, तो ये चेदी वंश के थे। राजा खारवेल जो थे ये चेदी वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, ये क्या कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो किससे था, तो देखिए कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध था ये चेदी वंश से था। जबकि इसी वंश को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक इसमें आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 44 नंबर, ये क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत के नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया था, तो इसको विसेंट यानी कि विसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया था, तो विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था। बस इतना ही बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो चीज़ें हम बताते हैं ये सीधे सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। समझ के बातों को, क्योंकि इसमें जितना बात डिस्कशन में लिखा गया उसको फिर पढ़ने लगेंगे, इतना देर में पूरा बुक को ख़त्म कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और जो मैं आपको बताता हूँ यहीं से मैक्सिमम चांस रहेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने का, ठीक है।
और आपको पता भी होगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है बीपीएससी में रिपीट होता है, और ये आपका 29 साल का इतिहास है बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ये, इस बात पर आप एक लाइक कर दीजिए। देखिए आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य जिसने हूनों को पराजित किया था, हून को पराजित किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने जो थे ये हून को पराजित किए थे। हून को पराजित किसके द्वारा किया गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा हून को पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 46 नंबर, क्या कह रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिना आने की जोती हुई जंगली भूमि जो होता है, जहाँ पे उपज नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है? अपरहत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 47 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जैसे कि चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी, तो ये भारत की यात्रा कब किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यह 515 से लेकर के 520 के बीच में, आने की एग्जैक्ट जो था ये 518 था। क्या था? 518 में भारत की यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये 3 वर्ष तक भारत में रहा भी था। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? देखिए हर्षवर्धन भी ह से होता है और हेनसांग भी ह से होता है, तो आपको याद रखने में सुविधा होगा। हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 49 नंबर कह रहा है कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? तो कलहन के जो पुस्तक का नाम था ये राजतरंगिणी नाम था। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस किताब में किस राज्य के बारे में वर्णन किया गया? तो ये कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी में वर्णन किया गया, जो कलहन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है ये आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, और इसका जो संस्थापक थे ये भी एक बार ध्यान रख लीजिए, जो गोपाल थे ये इसका संस्थापक थे, उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल थे। अगला जो आपका क्वेश्चन है 51 नंबर, क्या कह रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो जो कर्नाट का वंश का संस्थापक था ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नान्यदेव जो है ये कर्नाट वंश के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 52 नंबर, ये क्या कह रहा है कि कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए जो कर्नाटक वंश था इसका अंतिम शासक जो था ये यानी कि हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह थे कर्नाटक वंश के अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो देखिए अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से कब पता चला था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में अच्छे से पता चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 54 नंबर, कह रहा है कि कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो बौद्ध के सभा जो है ये आपका कश्मीर में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला जो बौद्ध के सभा हुआ था ये आपका राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा जो हुआ था ये कश्मीर में हुआ था। ये अंतिम था चौथे नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है देखिए आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, कहा कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम के जो अध्यक्ष है ये महाकश्यप थे, जबकि चौथे नंबर के पूछिए आपसे 4th नंबर के तो ये वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 56 नंबर, कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ थी कहाँ पे? तो राजगीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। दूसरा जो हुआ था ये आपका वैशाली में, तीसरा आपका पाटलिपुत्र में, चौथा जो हुआ था ये कहाँ पे? तो आपका कश्मीर में हुआ था। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 57 नंबर, यहाँ पे आपको मिलान करना है तो जस्ट इसको ध्यान रखिए। देखिए भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था और नेपाल में पड़ता है। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। निधन इनका कहाँ हुआ था? तो इनका निधन कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये बोध गया में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो ये मिलान है, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 58 नंबर, क्या कह रहा है कि बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था किसको? यानी कि गौतम बुद्ध को हुआ था। किसको? गौतम बुद्ध को हुआ था बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है। तो वो जहाँ पे है मतलब किसके द्वारा? तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहीं पे महाबोधि मंदिर बनवाया गया। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहीं पे क्या बनवाया गया? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 60 नंबर, क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में माना जाने लगा था, ये कनिष्क के टाइम से ऐसा होने लगा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 61 नंबर के क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यानी कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था। तो आपको पहले भी बताया कि सबसे पहला जो गणतंत्र था वो कौन था। तो आपका यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए दिया है कि वैशाली हो जाएगा। हालांकि अगर लिच्छवी आंसर दिया रहता तो ये लिच्छवी के ही मतलब वैशाली और लिच्छवी दोनों समान ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 62 नंबर, क्या कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो कहाँ पे, ये आपका अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका, और ये 16 महाजनपद कौन कौन है, तो इसको भी आप एक बार याद रख लें। जैसे कि आपका यंग हो गया, दूसरा आपका मगध हो गया, तीसरा काशी हो गया, चौथा आपका कौशल हो जाएगा, पाँचवा वज्जी हो जाएगा, छठा आपका मल हो जाएगा, सातवां आपका चेदी है, आठवां आपका वत्स है, नौवां जो है आपका कुरु है, 10वां आपका पंचाल है, और 11वां जो है आपका मत्स्य है। 12वां कौन है, तो सूर्यसेन है। 13 नंबर का आस्म यानी कि अस्मक है। 14 नंबर का जो है आपका अवंती है, और 15 नंबर का आपका गंधार है, और 16 नंबर का जो है आपका कम्बोज है, ठीक है। कौन है, कम्बोज है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है, और इसका एक बार राजधानी भी आप लुसेंट बुक से देख लीजिएगा, सबको ये वहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 63 नंबर का है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे ये गुप्त वंश थे, यानी कि कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 64 नंबर, क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध थे। तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। यहाँ पे बहुत सारे देश के मतलब दार्शनिक जो थे ये आते थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो जो मनसबदारी व्यवस्था था उसका मतलब था कि जैसे कि सैनिक की सुगमता से भर्ती हेतु के लिए, मतलब जैसे कि सैनिक की भर्ती में थोड़ा सा आसान हो सके, इसीलिए मनसबदारी व्यवस्था लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 66 नंबर, यहाँ पे जो है कथन और कारण दिया गया, तो दोनों को पढ़िए। देखिए कथन क्या कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का जो है वो पतन हो गया था, मतलब समाप्त हो गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर आपका क्या कारण कि महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ये भी बात सही है, लेकिन इसका पहला कथन का कारण जो है उसका व्याख्या नहीं। दोनों बात सही है, लेकिन जो कारण है उसका व्याख्या नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, परंतु उसका सही व्याख्या नहीं है। आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन ये 67 नंबर क्या कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो मगध साम्राज्य को जो उत्कर्ष हुआ था ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 68 नंबर कह रहा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर आपका मतलब अगर देखिएगा तो ए और सी दोनों हो जाए, क्योंकि पहला जो मगध की राजधानी था फर्स्ट नंबर का वो था आपका गिरिब्रज फर्स्ट नंबर के, और दूसरे जो बाद में बना सेकेंड नंबर के ये आपका पाटलिपुत्रा भी था। तो क्वेश्चन के स्पष्ट रूप से आंसर देना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन हालांकि अगर इसमें अगर आपको आंसर लगाना ही होगा तो ऑप्शन सी के साथ चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे पूछा है मगध की राजधानी, तो पहला को लेकर के आप चल सकते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसे दिया है, अगर आप रंगना चाहते हैं तो सी के साथ आप जा सकते हैं, हालांकि बाद में पाटलिपुत्रा भी बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 69 नंबर, देखिए अब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। क्या कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पर जब प्रथम पूछ दिया है तो प्रथम पूछ दिया है तो कौन था, राजगिरी था। तो मतलब यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। जबकि यहाँ पे प्राचीन नहीं पूछा रहता, सीधे पूछा रहता मगध की राजधानी, और एक ही पाटलिपुत्रा ऑप्शन में रहता तो पाटलिपुत्रा आंसर मतलब सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था। नंद वंश के पश्चात जो ये कौन सा वंश है, तो आपका मौर्य वंश है, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया था। तो चलिए हम लोग आगे भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसके यानी कि किसके ग्रंथ में
किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वर्णन जो चंद्रगुप्त मौर्य का है ये कहाँ पे हुआ? तो आपका विशाख दत्त के द्वारा जो लिखा गया मुद्रा राक्षस जो लिखा गया विशाख दत्त के द्वारा, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत अच्छे से विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो ये जो है मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया ये भी पूछा जाता है। तो ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 72 नंबर, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो देखिए जो सिकंदर महान के समकालीन थे वो आपका यानी कि धनानंद थे। कौन थे? धनानंद थे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन ये 73 नंबर है। क्या कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है ये मुख्यतः बना था। तो किससे बना हुआ था? तो ये लकड़ी से बना हुआ था और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 74 नंबर कह रहा है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान जो था ये 8 मंत्री थे। इसमें क्या थे? 8 मंत्री थे और इसका गठन कौन किए थे? तो शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान के गठन किया गया था। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 75 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? दक्कन पर मतलब ही विजय प्राप्त किया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि चंद्रगुप्त ने दक्कन पे भी विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 76 नंबर है। कह रहा है कि अभिलेख यानी कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो मतलब कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें लिखा गया है कि चंद्रगुप्त जो थे ये पश्चिम भारत पे भी अपना अधिकार किए थे? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है इसी में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पे भी पश्चिम भारत पे भी अपना अधिकार जमाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 77 नंबर, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ठीक है, तो अशोक के साम्राज्य में इसमें से श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, जबकि आपका अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग, ये सब जो कलिंग मतलब उड़ीसा, ये सब सम्मिलित था अशोक के साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 78 नंबर, ये कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो देखिए अशोक के जो शासनकाल में हुआ था ये बौद्ध मतलब सभा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था और ये तीसरे नंबर के था। कौन से नंबर के था? 3rd नंबर के था। पहला जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला अजातशत्रु के, दूसरा आपका कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में, चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो आपको सभी याद रखना है चारों। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है 79 नंबर का कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के जो शिलालेखों में जो भाषा है वो कौन सा भाषा है? तो आपका इसमें प्राकृत भाषा में अशोक का शिलालेख लिखा गया। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता था? मतलब इधर दाहिना होगा ना तो इधर से इधर की तरफ लिखा जाता था। तो कौन सा लिपि था? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि को दाहिने से बाएं ओर लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो 81 नंबर है और हम इसी वीडियो में पूरा प्राचीन इतिहास को खत्म करेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश था। तो मतलब क्या है? तो अशोक के जो धम्म है उसका मूल जो संदेश था वो ये था कि लोगों को बोलते थे शांतिपूर्वक और अहिंसा तरीके से रह करके अपने जीवन व्यतीत करने के लिए और धार्मिक तरीके से अपने जीवन को जीने के लिए। तो ऑप्शन आपका बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ई नंबर के हो जाएगा कि मतलब 1 से अधिक इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 82 नंबर कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो अशोक ने स्वयं को जो मगध के सम्राट बताया ये भाब्रू स्तंभ में बताया। किसमें? भाब्रू स्तंभ में बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 83 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक के जो शिलालेख था उसमें अशोक का नाम क्या था? तो प्रियदर्शी था। क्या था? प्रियदर्शी था अशोक के नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 84 है। कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाशन डाला गया? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक यानी कि राजनीतिक नीतियों पे पहल डाला गया। किस पे? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीतिक विषय के बारे में, विदेशी नियम कानून के बारे में भी बताया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 85 नंबर है। कह रहा है कि कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो उनका जो किस विषय पे? तो देखिए प्रशासनिक यानी कि शासन के सिद्धांत के बारे में भी दिया गया। उसके बाद विदेश नीति के बारे में भी इसमें दिया गया है। ठीक है, इनका जो अर्थशास्त्र
अर्थ है कौटिल्य का, उसमें तो ये भी दिया गया कि प्रशासन को कैसे चलाना है, शासन को कैसे चलाना है, और उसके बाद विदेश के जो नीति है वो कैसा होना चाहिए, विदेश नीति। तो दोनों के बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए आपका 86 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांटा है। तो मेगस्थनीज भारतीय समाज को 7 श्रेणी में बांटा है। और जो खास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखा है इंडिका, जिसमें भारतीयों को 7 समाज में बांटा है, तो उसमें इन्होंने किसी भी दास का चर्चा नहीं किया। इन्होंने बताया कि भारत में कोई भी दास नहीं, मतलब भारत में कौन कौन 7 वर्ग है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि आपका जो पहला है ये आपका दार्शनिक है, उसके बाद आपका कृषक था, आपका तीसरा नंबर पशुपालन भी था, जो चौथा नंबर है जैसे कारीगर भी था, 5वां नंबर आपका योद्धा भी था, 6ठा नंबर जो था आपका निरीक्षक भी था, एवं 7वें नंबर जो था ये आपका कौन था, तो सभासद भी था। कौन था? सभासद भी था। ठीक है, लेकिन मेगस्थनीज का जो ये है इसमें दास प्रथा के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें दास प्रथा के बारे में कोई भी मतलब लिखित नहीं बात है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका 87 नंबर के क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप जो है वो उल्लेखित है। तो कहाँ पे उल्लेखित है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में 7 वर्गों के बारे में उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 88 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखे हैं। तो देखिए इसके जो लेखक है अननोन है, अभी तक पता ही नहीं चला कि ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो बुक लिखा है इसमें मतलब जैसे कि भारतीय बंदरगाह, व्यापार, इन सब के बारे में चर्चा किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका 89 नंबर है, क्या कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन है। तो ये मेगस्थनीज के द्वारा जो लिखा गया इंडिका है, इसी में पाटलिपुत्र के इतिहास या प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 90 नंबर, क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो सर्वप्रथम अपना राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाए थे, पाटलिपुत्र को अपना राजधानी के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य बनाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 91 नंबर का, क्या कह रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था, मतलब सबसे ज़्यादा पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाया था। तो ये किसके द्वारा? ऑप्शन आपका इसका सी हो जाएगा, यानी कि बीमा कड़फिसेस के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? बीमा कड़फिसेस के द्वारा सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 92 नंबर है, कह रहा है कि काला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, मतलब काला का जो गंधार शैली था ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो ये किसके काल में सबसे ज़्यादा मतलब विकसित हुआ था? तो कुषाण के समय में हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है कुषाण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 93 नंबर, कह रहा है कि इनमें से किस शासन ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किए थे। तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी बताएं, मतलब पीछे भी पूछा जा चुका था, फिर से पूछा गया था, मतलब ये कनिष्क हो जाएगा। इसी के शासनकाल में जो कश्मीर में हुआ था ये बौद्ध के मतलब चौथे संगीति हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 94 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर जो है ये राज किया था। शुंग वंश के बाद जो है आपका कर्ण वंश है, जबकि इससे पहले जो वंश था वो मौर्य वंश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 95 नंबर, कह रहा है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो हाथी गुफा अभिलेख से राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी हाथी गुफा अभिलेख में राजा खारवेल के बारे में सभी बातें चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 96 नंबर है, क्या कह रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ किस काल की विशेषता है? तो ये गुप्त काल का विशेषता है। किस काल का? गुप्त काल का विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 97 नंबर, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो देखिए सबसे पहले बात है, इसमें जो उपयोग किया जाता था भारतीय में व्यापार के लिए, तो ये आपका ताम्रलिपि भी था। ठीक है, और उसके बाद आपका कल्याण भी था, भड़ौच भी था। तो ये सभी के माध्यम से भारत में व्यापार होता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 98 नंबर है, क्या कह रहा है 98 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिया था। मतलब कौन सा ऐसा शासक था जो मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा ग्राम जो है मतलब दान में दिया था या अनुदान में दिया था। तो गुप्त
गुप्त वंश ने दिया था सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 99 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि यानी कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो था कितना था, तो उपज का 1/6 था। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि मतलब उपज का 6ठा भाग था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका सेंचुरी लगने वाला इस क्वेश्चन में। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से आपके लिए पहले बुक लाना पड़ता है, फिर इसको PDF बनाना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड करना पड़ता है। कभी लाइट रहता है, कभी नहीं रहता है, फिर भी करते हैं, तो मतलब एक लाइक तो बनता है। चलिए देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। देखिए 100 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो सबसे ज़्यादा जो किसका देन था, तो इसमें था आपका गुप्त काल मतलब गुप्त वंश का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 101 नंबर है। कह रहा है कि इसमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो प्रतिदिन जो होता है क्या होता है कि मतलब सूर्यास्त या सूर्योदय होता है, मतलब जो दिन रात जो होता है ना, ये पृथ्वी अपने धुरी पर घूमता है, उसके वजह से हुआ था। तो ये पहली बार किसके द्वारा बताया गया था, तो ये आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा जीरो भी खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 102 नंबर है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है BPSC माने है कि ऑप्शन ए माने, यानी कि सुश्रुत को माना जाता है। जबकि ये थे शैल्य चिकित्सा के बारे में एक मतलब ये थे जानकार थे। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दें, देखिए सुश्रुत जो थे ये शैल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। तो आप फिर से क्वेश्चन पे आते, देखिए इनको जनक माने, लेकिन गुप्त वंश का जो कार्यकाल था उससे इनका कार्यकाल मैच नहीं करता है, लेकिन फिर भी BPSC ने ये क्वेश्चन को माना है। लेकिन यहाँ पे जो बुक में एक्सप्लेनेशन दिया है उनका कहना है कि इनका कार्यकाल दोनों का मैच नहीं करता, इसीलिए इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं। जबकि शूद्रक थे ये नाटककार थे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे औषधि से रिलेटेड। ये सुश्रुत जो थे ये औषधि से रिलेटेड थे, लेकिन ये गुप्त काल में नहीं, इसके बाद थे, तो इसीलिए मतलब बुक में एक्सप्लेनेशन ये दिया, लेकिन BPSC ने ये आंसर को माना है। तो अगर आप BPSC के एग्जाम दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ही सही मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसी बेस पे आपका नंबर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि अभी तक अगर कुछ सुधार करते हैं वो तो कर दिए रहते हैं, अगर सुधार नहीं किया मतलब आंसर को वही मानेंगे वो। देखिए आपका जो 103 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। तो हेनसांग ने जो अध्ययन किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे, और किस बारे में, तो बौद्ध धर्म के बारे में ये अध्ययन किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 104 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। तो जो सबसे सूती का वस्त्र जो है सबसे ज़्यादा बनता था या उत्पादन होता था, ये कहाँ पे, तो मथुरा में होता था। और किसके शासनकाल में, तो हेनसांग के समय में ऐसा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका 105 नंबर है। कह रहा है कि कवि बान यानी कि निवासी थे, कवि जो यानी कि बान थे ये कहाँ के निवासी थे, तो ये पाटलिपुत्रा के निवासी थे। कहाँ के, पाटलिपुत्रा पटना के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब बान का मतलब क्या, मतलब बान भट्ट यानी कि हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे एक चीज़ अब और देख लीजिए, जैसे कि आपका बान भट्ट हो गए। बान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बान भट्ट ये कौन थे, तो हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये पाटलिपुत्रा के निवासी थे। हर्षचरित्र, कादम्बरी और चंडी शतक इनकी प्रमुख रचना है। इसके द्वारा जो मतलब बान भट्ट के द्वारा जो प्रमुख जो बुक लिखा गया है कौन सा है, जैसे कि आपका हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है। दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 106 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि चीनी यानी कि जो चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो बिहार के भ्रमण जो किया था ये कब किया था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं, क्योंकि वो लगभग 671 से लेकर के और 72 में 671 से 72 के आसपास ये यहाँ पे ईस्वी में यहाँ पे मतलब भ्रमण किए थे, जबकि ऑप्शन में कोई नहीं दिया है। तो क्वेश्चन के आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 7 नंबर है। क्या कह रहे हैं, मतलब 107 है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत यात्रा किया था। तो फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, ठीक है। फाहियान किसके काल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 8 नंबर का रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। कौन थे, कुमार गुप्त थे, और ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 9 नंबर का रहा है कि यानी कि
ताम्रपत्र लेख प्रदर्शित हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। मतलब प्राचीन काल में बिहार के जो राजा थे उनको किससे संपर्क था? तो ऑप्शन आपका मतलब डी हो जाएगा, जावा एवं सुमात्रा, मतलब इंडोनेशिया से संपर्क था। ठीक है, इस इंडोनेशिया के दोनों द्वीप है, जावा और सुमात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ये वो पेज यहाँ पे उल्टा लग गया है। ठीक है, जैसे कि वीडियो बनाने के बाद सेटिंग करते हैं तो उल्टा लग गया, इसको हम दूसरे वीडियो में आपको सही करके दे देंगे। बाकी अगला क्वेश्चन फिर ठीक है, मतलब 3-4 क्वेश्चन वहाँ पे उल्टा लग गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 115 नंबर। क्या कह रहा है कि यानी कि संगम युग में जो है आपका उदयपुर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, उदयपुर जो है ये किस लिए विख्यात था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। उदयपुर जो था ये किस लिए? तो कपास के लिए, आपको बस इतना याद रखना है। उदयपुर किसके लिए था? तो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 116 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक ये आपका विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस का लेखक है और इसमें मौर्य इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है ये आपका चंद्रबदाई है। कौन है? चंद्रबदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 118 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वप्न यानी कि स्वप्नवास दत्त के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है भास है। कौन है? तो इसके लेखक जो है ये भास है। इसको आपको याद रखना है, ये सब मतलब बुक को आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब ये मैथ तो है नहीं कि इसमें आप कंसेप्ट लगाइएगा। 119 नंबर, जितना बार देखिएगा ना उतना आपको अधिक से अधिक रिकॉल रहेगा, एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं करिएगा। आपको अगर श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, तभी आप मतलब कन्फर्म रहिएगा। नहीं तो आप सिर्फ ये सोच रहे कि हमें क्वालिफाई कर जाना है तो आप भूल जाइए, क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। आपको ये अच्छे से अच्छे जितना टारगेट रखिएगा ना, तभी एग्जाम में आपको थोड़ा 19-20 भी होगा। क्योंकि आप एग्जाम देने जाते हैं ना, कई बार क्वेश्चन गलत रंग आ जाता है, कई बार कुछ हो जाता है। तो ये सब फैक्टर आपको पहले से ही लेकर के चलना पड़ेगा कि अगर हम एग्जाम में मतलब गलती से अगर 2-3 क्वेश्चन खराब भी कर देते हैं तभी भी मेरा रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए आपका 119 नंबर क्वेश्चन है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के लेखक थे? तो ये किस कवि के लेखक थे? तो ये कालिदास, यानी कि कालिदास के द्वारा ये लिखा गया था। कुमार संभव महाकाव्य जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 120 नंबर, कह रहे हैं कि किरातार्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है ये भारवी है। कौन है? तो भारवी इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 121 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन थे। मतलब व्यापारिक मार्गों पर कुछ नहीं बोले हैं, उसका नाम बताइए। तो ये मिलिंद पन्हु है, ये व्यापारिक मार्गों पर कुछ नहीं बोले हैं। इसमें किसके बारे में? तो थोड़ा सा देख लेते। देखिए जैसे कि यानी कि पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु जैसे कि नागसेन द्वारा लिखित यानी कि मिलिंद पन्हु, ये किसके द्वारा लिखा गया मिलिंद पन्हु? तो ये नागसेन के द्वारा लिखा गया है। नागसेन एवं हिंद यवन शासक यानी कि मेनांडर के बीच इसमें वार्ता हुआ है। ठीक है, जो ये पुस्तक जो है ना, जैसे कि मिलिंद पन्हु जो है ये नागसेन के द्वारा लिखा गया। और इस पुस्तक में जो है किसके बारे में वार्ता लिखा गया? तो जैसे कि आपका नागसेन और जो आपका यवन शासक जो था मेनांडर, इसके बारे में मतलब चर्चा जो हुआ है, इन दोनों के बीच में जो चर्चा हुआ है वो इसी बुक में लिखा गया है। ठीक है, और इसमें व्यापारिक मार्गों के बारे में कोई भी मतलब इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया। आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि मिलिंद पन्हु जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो नागसेन के द्वारा लिखा गया। इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया? तो नागसेन और मेनांडर के बारे में चर्चा किया गया। इतना बस आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 122 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था और पीछे भी हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये बाणभट्ट जो थे ये हर्षचरित्र के मतलब लेखक थे। ठीक है, बाणभट्ट जो थे ये हर्षचरित्र के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन जो आपका 123 नंबर है, कह रहा है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय जो थे ये चोल वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 124 नंबर, क्या कह रहा है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो प्रसिद्ध था ये ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्राम पंचायत चलता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 125 नंबर, कह रहा है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? जब भी आपको आए स्थानीय स्वशासन, मतलब आपको विलेज से रिलेटेड बातें दिमाग में आना चाहिए। और जब भी आपको ग्राम से रिलेटेड बातें दिमाग में आएगा तो आप किसके साथ आंसर लगाइए? तो चोल के साथ आंसर लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 126 नंबर,
कह रहा है कि दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो दक्षिण भारत में जो मंदिरों के जो द्वार होते हैं जो बहुत अच्छे देखने में लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो गोपुरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक ये प्राचीन भारत पूरा खत्म हो गया, अब बचा मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ठीक है, तो हम आपको एक वीडियो और देंगे जिसमें हम पूरा का पूरा मध्यकालीन, ये हम आपको प्राचीन का एक वीडियो दे दिए, अब दूसरा वीडियो देंगे इसमें हम पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत दे देंगे, और तीसरा वीडियो जो देंगे वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें हम पूरे के पूरे आधुनिक भारत का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो सब दे देंगे। अगर इस सभी वीडियो का आप अच्छे से देख लेते, समझ बना लेते हैं, तो आप मानिए कि इससे आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में बेनिफिट होगा। चाहे बिहार का BPSC दे लीजिए, चाहे बिहार दरोगा दे लीजिए, चाहे बिहार सचिवालय दे लीजिए, इस सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल अच्छा रोल निभाएगा आपके साथ। तो दोस्तों आप मेहनत से पढ़ते रहिए और खूब मेहनत कीजिए, एक सीट आप अपने लिए पक्का करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।